हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता है आपको, अपना कक्षा 10 का चैप्टर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में अपने विविध प्रश्नावली को स्टार्ट किया था, जिसमें अपने विविध प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 1 से लेकर उसको 12 तक हल कर लिया था। आइए अब उससे आगे चलते हैं। उसमें अपने आज की क्लास में अपने करेंगे क्वेश्चन 13 से लेकर 20 तक जो विविध प्रश्नमाला के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आइए अपने करते हैं प्रश्न संख्या 13। क्या करें प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसकी बात कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है। कह रहा है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ पर q क्या दे रखा है, कोई पूर्णांक दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने किए थे, कौन सी प्रश्नावली में किए थे, प्रश्नावली अपने 2.1 में किए थे। तो आइए उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपने। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को अपने को सिद्ध करना है कि जो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो अपने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर अपने क्या मान लिया, ए मान लिया, यानी कि जिस धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है उसको अपने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इसको ए को सिद्ध करना है, जो इस ए का जो विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, वो 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। धनात्मक पूर्णांक मैंने ए मान लिया, और जहाँ मैंने बी बराबर क्या मान लिया, 4 मान लिया, जहाँ मैंने b बराबर 4 मान लिया। अब ये b बराबर मैंने 4 क्यों माना, क्योंकि यूक्लिडी विभाजन क्या होती है, a बराबर bq+r, यानी कि a बराबर 4q, मेरे को 4q लेके आना, इसलिए मैंने b का मान क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब किसी धनात्मक पूर्णांक की बात करें, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की या घन की बात कर ला, तो अपने b का मान कुछ और मानते और वहाँ अपने उसका वर्ग या घन करके उसको इस रूप में लेके आते। तो यहाँ ना तो यहाँ पर इसका कोई घन करना है, ना इसका वर्ग करना है, तो इसलिए मैंने b का मान कितना मान लिया, 4 मान लिया। अब लिखेंगे यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रखिए, क्या होती है, a बराबर bq प्लस क्या होती है, r होती है। और जहाँ पर जो r का मान होता है वो इस b से तो क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है, या 0 के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये अपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से देखेंगे तो a बराबर b का मान मैंने कितना मान रखा है, 4 मान रहा है, q प्लस में r, और यहाँ पे जो r का मान होगा तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब जो r है, r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यानी कि 0 से 4 के बीच में जो r का मान है वो क्या क्या पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। यदि इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर मेरे पास क्या आएगा, 4q प्लस r की जगह 0 रख दिया तो a बराबर मेरे पास कितना आ गया, 4q आ गया। अब देखो, अब यहाँ से मैं लिखूंगा r बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। जब मैं r बराबर 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 4q, r की जगह मैंने 1 रखा तो 4q क्या बन गया, +1 बन गया। अब यहाँ से लिखूंगा मैं r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर। जब मैं r बराबर 2 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 4q प्लस r की जगह मैंने यहाँ पर कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो a बराबर 4q प्लस 2 आ गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं r बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। यदि मैं r बराबर 3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 4q प्लस 3 आ जाएगा। यानी कि r की जो पॉसिबल वैल्यू थी कौन कौन सी थी, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर मैंने r बराबर 0 रखा, r बराबर 1 रखा, r बराबर 2 रखा और r बराबर कितना रखा, 3 रखा। अब इसको अपने ध्यान से देखेंगे तो यह a बराबर जो 4q है, अब देखो q अपने को पता है कोई पूर्णांक दे रखा है, q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। यानी कि किसी पूर्णांक को अगर किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है तो वो क्या आती है, सम संख्या आती है। तो यहाँ पे देखो q क्या कोई पूर्णांक और 4 क्या है, कोई सम संख्या है। यानी किसी पूर्णांक को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। यानी कि जो ये वाली संख्या a बराबर 4q, ये क्या है, सम संख्या है। अब यहाँ से देखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 2, अब मेरे को पता है 4q क्या है, सम संख्या है, और 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। यदि सम संख्या में सम संख्या जोड़ी जाती है तो अपने को क्या मिलती है, सम संख्या ही मिलती है। यदि सम संख्या में यदि अपने विषम संख्या जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ये वाली सम संख्या, ये 2 भी क्या है, सम संख्या। यानी कि सम संख्या में मैंने सम संख्या जोड़ी तो बराबर मेरे को क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। यानी कि ये वाली भी क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 4q तथा 4q प्लस 2 कौन सी संख्या है, सम
संख्याएं है। अब यदि ये दोनों सम संख्या है तो बची हुई संख्या वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि देखो ये सम संख्या है और इसमें एक क्या है, विषम संख्या। यदि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये क्या बच जाएगी, विषम संख्या बचेगी। 4q सम संख्या है, इसमें मैंने 3 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ी तो मेरे को क्या मिलेगी, विषम संख्या ही मिलेगी। तो लिख देंगे a बराबर 4q तथा 4q प्लस 2 कौन संख्या है, सम संख्याएं हैं, तथा शेष संख्याएं अपने पास क्या बच गई, शेष संख्याएं a बराबर 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 विषम संख्याएं होगी, विषम संख्याएं होगी। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये अपने को सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो विषम पूर्णांक होगा वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ से अपने सिद्ध किया कि जो ये वाली यानी कि a बराबर 4q और 4q प्लस 2 थी, ये तो सम संख्याएं थी, और जो बच गई वो क्या होगी, विषम संख्याएं होगी, यानी कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो होगी वो क्या होगी, विषम संख्याएं होगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न संख्या 13 आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 14। तो आइए अपने करते हैं प्रश्न संख्या 14। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 14 में, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो क्या है, 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य का मतलब उसमें 2 का क्या जाता है, पूरा भाग जाता है। अब पहले क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक का पता होना चाहिए। क्रमांकित संख्या कौन सी होती है, यानी क्रमांकित का मतलब क्रम से, यानी कि लगातार। जैसे मैंने लिखा 3 और 4, ये दोनों क्या है, क्रमांकित संख्या है। मैं लिखा 5 और 6, ये भी क्या है, क्रमांकित संख्या है। मैंने लिखा 16 और 17, ये भी क्या है, क्रमांकित संख्या है। यानी कि क्रमांकित का मतलब है लगातार, यानी कि 16 के बाद क्या आता है 17, यानी कि 16 और 17 क्या होगी, क्रमांकित संख्या होगी। 5 के बाद क्या आता है 6, और 5 और 6 कौन सा क्या होगी, क्रमांकित संख्या होगी। यानी कि अब अपने को सिद्ध करना है कि जो भी क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक होंगे, यदि यानी कि उनको अपने गुणा कर देंगे, यानी कि 1 2 क्रमांकित संख्या इनका यदि गुणा कर देंगे, जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो उत्तर आएगा वो 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। 2 से भाज्य का मतलब उसमें 2 का भाग क्या आ जाएगा, पूरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का पता चल गया होगा। तो क्या होती है क्रमांकित संख्याएं, लगातार, यानी कि क्रम से ना। तो इसके अपने हल की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो अपने को सिद्ध करना है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है उसका जो गुणनफल होगा वो किससे भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। तो लिख लेंगे, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया वो क्या मान लिया मैंने, n मान लिया। यदि पहला धनात्मक पूर्णांक n है तो द्वितीय क्या हो जाएगा, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमांकित की बात कर रहा है। यदि पहला n है तो दूसरा क्या होगा, उससे एक ज़्यादा, यानी कि n प्लस 1 ही तो होगा। अब लिखेंगे इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का यदि अपने गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो n गुणा n प्लस 1 करेंगे, यानी कि इस वाले को इससे गुणा कर दिया, यानी कि दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों को अपने को क्या करना है, गुणा करना है। अब अपने को सिद्ध करना है जो ये गुणा आया अपने पास n गुणा n प्लस 1 किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है। ये 2 से भाज्य का मतलब इसमें 2 का क्या जाता है, पूरा भाग जाता है। अब देखो लिखेंगे, माना n बराबर कितना रखने पर, मैंने मान लिया n बराबर मैंने कितना रख दिया, n बराबर 1 रखने पर। यदि मैंने इसमें n का मान 1 रखा तो n की जगह 1 रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि 1 गुणा 2 आ गया। 1 गुणा 2 यानी कि बराबर मेरे को क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी कि इस 2 में क्या है, 2 से 2 का इस 2 में क्या जाएगा, 2 का पूरा भाग जाएगा। यानी कि अपने कह सकते हैं ये क्या है, 2 से भाज्य है, यानी कि यदि इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। अब लिख देंगे n बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर। यदि n का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखा तो इतना इधर कितना आएगा, 2 प्लस 1 आएगा। तो यानी कि 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 गुणा 3 कितना 6, यानी कि जो 6 आ गया, जो ये भी क्या है 2 से भाज्य, यानी कि 6 में भी क्या है 2 का पूरा भाग जाता है। इसी तरह से लिखेंगे n बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। यदि n का मान 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 प्लस 1, यानी कि 3 गुणा 4, और 3 गुणा 4 कितना होता है 12। 12 भी क्या है 2 से विभाजित है ना, तो लिख देंगे जो 2 से भाज्य है। यानी कि इस प्रकार अपने देखेंगे कि n का मान भिन्न n के मान के लिए जो भी अपने को रिजल्ट मिल रहा है बराबर में, तो वो हमेशा ही क्या रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है।
आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2 क्रमांक यानी कि 1 और 2, 2 और 3, 3 4, इसी तरह 4 5 आएगा, 5 6 आएगा, 6 7 आएगा, 12 13 आएगा, 20 गुणा 21 आएगा, 25 गुणा 26 आएगा, 31 गुणा 32 आएगा। यानी कि जो भी अपने क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों की बात करेंगे, क्रमांकित का मतलब लगातार की बात करेंगे, यानी कि मैंने किया 31 लगातार की बात करेंगे तो 31 गुणा 32 की बात करेंगे। अगर मैंने लिखा 33 तो लगातार की यानी क्रमांकित का मतलब 33 गुणा 34 की बात करेंगे। जो भी इसका जो मान आएगा वो में से क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ से अपने इसको समझने का प्रयास भी किया, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 14 आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 15। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 15। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 15 में, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर यदि 2053 और 967 में उस संख्या का अपने भाग लगाएंगे तो उसमें अपने को जो शेष में मिलेगा 5 और क्या मिलेगा 7 मिलेगा। यानी कि अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, यदि उस संख्या का 2053 में भाग लगाएंगे तो अपने को शेषफल कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। उस संख्या का 967 में भाग लगाएंगे तो अपने को शेषफल कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके हल की बात करेंगे अपने। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 37 लिखा, अगर मैं इस 37 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 7 बार में जाएगा तो मेरे को 35 मिलेगा और मेरे को शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 37 में मैंने 5 का भाग लगा तो मेरे को शेषफल कितना मिला, 2 बचा। यदि इस संख्या में 37 में से अगर मैं शेषफल को घटा देता तो मेरे पास कितना आता, 35 आता। यानी कि ये संख्या 5 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। इसी तरह से एक और उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर 48 लिखूँ, मैं इस 48 में यदि मैं कहूँ 7 का भाग लगाना है, मेरे को किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। मैंने 7 का भाग लगाया तो 7 6 42, 6 बार में जाएगा और मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 6 बचेगा। यदि इस शेषफल को मैं इस संख्या से घटा देता, यानी कि 48 में से अगर शेषफल 6 को घटा देता तो मेरे पास कितना था, 42 आता। यानी कि इस संख्या में इस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता। तो इसी तरह से इसको अपने हल करेंगे। यदि मैं 2053 में से 5 को घटा दूं, यानी कि जो मेरे को संख्या प्राप्त मिलेगी, क्या मिलेगा, 2048 मिलेगा। यानी कि 2053 में से मैंने 5 को घटाया तो मेरे को क्या मिलेगा, 2048 मिलेगा। यानी कि जो ये 2048 होगी, जो संख्या अपने को ज्ञात करनी है उससे क्या होगी, ये पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह से 967 की बात करूँ, उसमें से अगर मैं शेषफल 7 को घटा दूँ, जो मेरे को संख्या मिलेगी 960 मिलेगी। ये संख्या भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि 2053 में यदि 5 को घटा देंगे तो 2048 आएगा, जो 2048 संख्या से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 967 में यदि शेषफल घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो संख्या से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसा आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, यदि इस संख्या में से मैंने शेषफल घटा रहा हूँ तो जो मेरे को संख्या मिल रही है वो संख्या से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इसी तरीके से इसको मैंने यहाँ पर लिखा, यानी कि इन दोनों संख्याओं में से मैंने जो शेषफल आ रहा था उसको घटा दिया, जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको हल करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं को अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो HCF ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, 2 मैंने आपको बताई थी। एक तो कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि इस बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते जाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक अपने को शेषफल शून्य ना मिल जाए। जिस भाग पर यानी कि जिस संख्या पर अपने को शेषफल शून्य मिल जाएगा तो वो जो भाज्य होगा वो उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और दूसरी मैंने गुणनखंड विधि बताई थी, इसका अपने क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो अब अपने जो इसका HCF ज्ञात करेंगे वो कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए अपने को 2048 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड करने मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1024 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 128 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लेंगे तो 64 आ जाएगा। 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो कितनी बार आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि जो 2 था वो कितनी बार आ गया, 11 बार आ गया। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 की घात 11 लिख लिया। इसी तरह से अपने 960 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 960 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग लेंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 480 बार में जाएगा। इसमें भाग लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 240। फिर भाग लगाएंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। फिर भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। फिर 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। फिर 3 का भाग लेंगे तो 5 और फिर 5 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो 2 है वो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। यानी कि 2 तो कितनी बार आया, 6 बार आया। और 3 1 बार आया और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो अब अपनी दोनों संख्याओं का HCF देखेंगे। HCF देखेंगे किस किस संख्या का, 2048 और 960 का, इन दोनों का HCF देखेंगे।
अब मैंने बताया था गुणनखंड विधि जो HCF ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो अपने देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से, और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे कम घात होगी वो इसका क्या होगा? HCF होगा। अब देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें, यानी कि जो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और इस 2 में भी सबसे कम घात कितनी है? 2 की घात 11 कम है, 2 की घात 6 कम है, 2 की घात 6 कम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 की घात 6। 2 की घात 6 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है? 6 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 2048 और 960 का कितना आ जाएगा? 64। यानी कि वो जिस बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है वो संख्या क्या आ जाएगी? 64 आ जाएगी। यानी कि 64 का यदि अपने 2053 में भाग लगाएंगे तो अपने को शेषफल कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। यदि इस 64 का अपने 967 में भाग लगाएंगे तो अपने को शेषफल कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। यदि इसमें बात करें अपने, यानी कि अगर शेषफल को घटा के लिखें, यानी कि 2048 में अपने 64 का भाग लेंगे तो पूरा भाग जाएगा। 960 में अगर भाग लगाएंगे 64 का तो वो पूरा जाएगा। यदि इन संख्याओं में लगाएंगे किसमें? 2053 में और 967 में, तो शेषफल क्या बचेगा? 5 और 7 बचेगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 16। तो आइए अब अपने हल करते हैं प्रश्न संख्या 16। क्या कह रहे हैं प्रश्न संख्या 16 में? कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि को संख्या दे रखी है अपने को 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और संख्या दे रखी है अपने को 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो अपने को बताना ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है और वो संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। तो मैंने आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। क्या होती है? सबसे पहले अपने बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या, और दूसरी कौन संख्या बताई थी? भाज्य संख्या बताई थी। अभाज्य संख्या में मैंने क्या बताया था? संख्याएं जिनमें एक के अलावा और खुद के अलावा की संख्या का भाग ना जाए तो वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। यदि एक और खुद के अलावा भी अन्य की संख्या का भाग जाता है तो वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे उदाहरण की बात करूं, मैं 3 की बात करूं, अब 3 है, इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या 3 का भाग जाएगा। 1 और 3 के अलावा की संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि ये वाली संख्या क्या? अभाज्य संख्या है। इसी तरह से मैं 6 की बात करूँ, 6 में देखो 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, और किसका जाएगा? 6, यानी कि 1 और खुद का तो भाग जाएगा। इसके अलावा 2 का भी भाग जाएगा इसमें, और 3 का भी भाग जाएगा। यानी कि 1 और खुद के अलावा भी अन्य की संख्या का यदि भाग जाता तो कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। तो आइए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। अपने इस प्रश्न संख्या में अपने को पहली संख्या क्या दे रखी है? दे रखी अपने को 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब अपने को सिद्ध करना है, यानी कि अपने को बताना है कि ये संख्या भाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या क्यों है, ये अपने को बताना है। अब देखो 7 गुणा 11 गुणा 13, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, यानी कि इन दोनों से मैं 13 अगर बाहर निकालूँ, यानी कि कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे? 7 गुणा यहाँ पर 11 बचेगा, और प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो अपने 13 11 7 कितना होता है? 77, और प्लस में कितना? 1, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 13 गुणा कितना आ जाएगा? 78 आ गया। तो अब यहाँ से इसको देखेंगे तो 13 गुणा, अब मैं 78 के गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। किसके? 78 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। फिर 3 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। फिर 13 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि इसका आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 13 आ जाएगा। यहाँ इसको और आगे हल करके लिखें अपने 2 गुणा 3 गुणा, और 13 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। अब अपने एक पीछे प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय थी? वो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। एक प्रमेय आपको याद होगी, कौन सी प्रमेय थी? अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? कोई भी अगर भाज्य संख्या है उसको अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं, मैं 15 की बात करूंगा, 15 मेरे को पता है भाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं? 3 गुणा 5, यानी कि 3 भी क्या है? अभाज्य है, 5 भी क्या है? अभाज्य है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये कोई संख्या थी, इसमें देखो 2 आ रहा है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि इस संख्या को हमने इस तरह से लिख लिया, 2 गुणा 3 गुणा 13 की घात 2। अपने को पता है 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या। यानी कि इस संख्या को अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। यदि किसी संख्या को अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। इस तरह से यदि मैं किसी संख्या को 3 गुणा 5 लिख पा रहा हूं तो जो इसका मान होगा 15 हो गया, भाज्य संख्या नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह से अगर किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? वो संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या। तो लिख देंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंडों के
गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही तो कहता है गणित का मूलभूत में, यदि कोई भाज्य संख्या है उसको अपने अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस संख्या को हमने इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। यदि ऐसा कर लिया तो ये संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। कौन सी प्रमेय से? गणित के मूलभूत प्रमेय से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने को इसको भी सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये भी संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है। तो अब आइए अपने इसकी बात करते हैं। तो क्या दे रखा है अपने को 2 नंबर पर? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 और प्लस में क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। अब देखो 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है। क्या मैं 5 दोनों से उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखो इसको अपने हल करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 6 चौका कितना हो गया? 24 और 24 का कितना हो गया? 144 और 144 को अपने यदि 7 से गुणा करेंगे, 144 को यदि 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30 हासिल 3, 7 कम 7 और 3 10 यानी कि कितना आ गया मेरे पास? 1008 आ गया और प्लस में मेरे पास कितना? 1 यानी कि इस संख्या को अपने क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 1009 लिख सकते हैं। अब देखो जो ये संख्या थी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5, इस संख्या को अपने इस तरह से ले लिया 5 गुणा 1009। अब मेरे को पता है 5 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 1009 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अब ये 1009 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें 1 और 1009 के अलावा किसी संख्या का भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से अपने इसमें भी लिख देंगे अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से क्या लिख देंगे? जो दी गई संख्या है भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे अपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। यानी कि जो ये 2 लाइनें लिखी है ये सेम की सेम इसके नीचे भी लिखनी है। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 16 जिसमें अपने को बताना था जो ये संख्या दे रखी है भाज्य संख्या है। क्यों है? तो उसका मैंने कारण भी बताया क्यों है। क्यों है ये भाज्य संख्या है? क्योंकि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहता है कि यदि किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। यानी कि ये वाली भाज्य संख्या होगी और ये वाली भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 16। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके नीचे जो 2 लाइनें लिखनी है वो ये सेम की सेम ही लिखनी है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 17। तो आइए अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 17। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 17 में? कह रहा है यदि 2 संख्याएं दे रखी है अपने को, कौन कौन सी? 306 और 657 दे रखी है। इसका जो मैथ्स है यानी कि जो HCF है वो कितना दे रखा है अपने को? 9 दे रखा है। और इसका अपने को क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अपने को जो पहली संख्या दे रखी है, कौन सी संख्या? पहली संख्या। यदि इसको मैंने A से रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मान कितना दे रखा है अपने को? 306 दे रखा है। अगर मैं द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या की बात करूं, मैं दूसरी संख्या इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दी लेट से B से और इसका मान कितना दे रखा है अपने को? 657 दे रखा है। और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है अपने को? 9 दे रखा है। और अपने को क्या ज्ञात करना है? LCM अपने को ज्ञात करना है। यानी कि जो जो अपने को दे रखा है वो अपने लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था पीछे, यदि 2 संख्याएं दे रखी है, यदि उसके HCF और उसके LCM को गुणा कर दें यानी कि उसके महत्तम समावर्तन यानी कि मैस है को उसके लघुत्तम समावर्तन यानी कि लैस से गुणा कर दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब जो जो मान दे रखा है वो अपने यहाँ पे रख देंगे। अपने को HCF का मान दे रखा है कितना दे रखा है? 9 गुणा LCM का अपने को मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे मैंने LCM लिखा। बराबर में A का मान अपने को कितना दे रखा है? 306 और B का मान कितना दे रखा है? 657 दे रखा है। अपने को किसका मान चाहिए? LCM का मान चाहिए। LCM का मान चाहिए तो क्या लिखेंगे? 306 गुणा 657। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ पे आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 9 को यदि 306 से काटेंगे तो 9 ये कितना होता है? 27 होता है। तो 3 बचेगा, 6 आएंगे तो 9 चौका 36 यानी कि 306 में यदि 9 का भाग लेंगे कितना आएगा? 34 आएगा। तो यदि ऐसा किसी को समझ में नहीं आएगा तो अलग से अपने भाग लगा के देख सकते हैं। तो 306 को 9 से भाग लेंगे तो पहले 3 बार जाएगा, 9 कितना होता है? 27। घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। ऊपर से 6 उतारेंगे तो 9 चौका कितना होता है? 36 होता है। शेषफल कितना? 0 यानी कि 34 बार में कट गया। अब 34 को अपने को 657 से क्या करना है? गुणा करना है। यानी कि 657 को गुणा करना है किससे? 34 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 हासिल 2 4 5 20 और 2 22 हासिल 2 4 6 24 और 2 26 3 7 21 हासिल 2 3 5 15 और 2 17 हासिल 1 3 6 18 और 1 19 जोड़ेंगे तो 8 2 और 1 3 7 और 6 13 9 और 2 11 और 1 12
1 और 1 2, 22,338, यानी कि जो LCM आया मेरे पास वो कितना आया 22,338। तो यही अपने को ज्ञात करना था, जो ये संख्याएं दे रखी है LCM कितना आ गया 22,338 है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक बार इसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो दो संख्याएं दे रखी तो वो मैंने लिखी, इसको एक को A से प्रेजेंट कर लिया और दूसरे को B से, और HCF दे रखा तो LCM दे रखा था। मेरे को पता है दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है उन संख्याओं के HCF और LCM के, तो वही मैंने लगाया। HCF का मान दे रखा था, LCM का LCM, और दोनों संख्याओं को इधर गुणा कर दिया। तो LCM बराबर ये 9 इधर गुणा में था, इधर भाग में आ गया 306 में। यदि 9 का भाग लाया तो कितनी बार में गया 34 बार में गया, और 34 को मैंने 657 से गुणा किया तो LCM कितना आ गया मेरे 22,338। तो यही अपने को ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे, करते हैं प्रश्न संख्या 18। तो आइए अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 18। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 18 में? कह रहा है एक आयताकार बरामदा दे रखा है, इसकी लंबाई तो कितनी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें कह रहा है समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। कौन सी लगानी है? वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की जो टाइलों की न्यूनतम संख्या होगी अपने को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में मैंने बताया था जब भी न्यूनतम संख्याओं की बात करें तो उसमें अपने क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। जो HCF होगा वो क्या होगा? एक वर्गाकार टाइल की आ जाएगी, माप आ जाएगी। तो अपने क्या करेंगे, जो बरामदे का क्षेत्रफल होगा उसमें यदि टाइलों के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी? टाइलों की न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी हल की बात करते हैं अपने। तो अपने आयताकार बरामदा उसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? जो लंबाई दे रखी है वो अपने को दे रखा है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। यदि इसको मैं सेंटीमीटर में बदल लूँ सारे को, 18 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 1800 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और प्लस में 72 कितने हैं? सेंटीमीटर है। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 1872 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इस 1800 जो यानी कि जो अपने पास लंबाई है वो लंबाई कितनी आ गई अपने पास? 1872 सेंटीमीटर आ गई। तो आइए अपने 1872 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने आपको आते हैं। 1872 2 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा? 936, फिर 2 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा? 468, फिर 2 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा? 234 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 7 14, और फिर 3 से भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। फिर 13 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि जो 1872 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 कितनी बार है? देखो 1 2 3 और 4 है, तो 2 की घात 4 लिखूंगा मैं। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घात 2 लिखूंगा। और 13 कितनी बार है? 1 बार आया। तो ये था किसकी? लंबाई के अभाज्य गुणनखंड। अपने को क्या दे रखा है? चौड़ाई भी दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 13 मीटर और कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब मेरे को पता है 13 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1300 सेंटीमीटर होंगे, और प्लस में कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 1320 सेंटीमीटर आ गया। ये अपने पास क्या आ गई? जो चौड़ाई आ गई वो अपने पास कितनी आ गई? 1320 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को 1320 के भी क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब अपने 1320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे? जिस तरह से हमने 1872 के किए थे। तो अपने को अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1320, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लेंगे तो 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और 660। फिर 2 से भाग जाएगा तो कितना आएगा? 330। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15 और 3 5 15। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11, और फिर 11 से भाग लगाएंगे कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो अपने पास 1320 क्या अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 की घात तो कितना आ गया? 3 आ गया। 3 की घात कितना? 1, और 5 की घात कितना? 1, और 11 की घात भी कितना? 1 आ गया। अब अपने को देखो यदि टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो जब भी अपने को न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया HCF ज्ञात करते हैं। जो इन दोनों का किस का जो लंबाई और चौड़ाई का HCF आएगा वो क्या आएगा? वर्गाकार टाइल, एक वर्गाकार टाइल का क्या आएगा? माप आएगा। तो लिखेंगे एक वर्गाकार टाइल्स की माप। तो एक वर्गाकार टाइल्स की जो माप होगी वो किसके बराबर होगी? जो HCF होगा, किस का HCF होगा? 1872 और 1320 का। और HCF मेरे को पता है कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। कम घात किसमें है? इसमें कितनी है? 2 की घात 3।
और उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन 3 की कम घात किसमें इसमें, तो 3 की घात कितनी 1। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये किसका माप आ गया, एक वर्गाकार टाइल की माप आ गई। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है, टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर टाइलों की न्यूनतम संख्या। जब भी अपने को टाइलों की इस तरह से न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो अपने बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना होगा बरामदे के क्षेत्रफल में अपने एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, टाइलों की न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। तो लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल और बटा में लिखेंगे एक टाइल इसका क्षेत्रफल। अब देखो बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदा कैसा आयताकार, और आयतक का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और लंबाई कितनी है अपने पास 1872 और चौड़ाई कितनी है 1320 सेंटीमीटर। और आगे नीचे लिखा है एक टाइल का क्षेत्रफल। अपने को पता है टाइल कैसी है वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा। और एक टाइल की माप कितनी है, यानी कि टाइल की माप का मतलब है टाइल किस तरह से है वर्गाकार है तो उसकी माप कितनी आ गई 24, यानी कि ये वाली भुजा 24 है तो ये वाली भी कितनी होगी 24 होगी, क्योंकि ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि लिख देंगे 24 गुणा 24 लिख देंगे। अब अपने इसको हल करेंगे 1872 गुणा 1320 बटा में कितना 24 गुणा 24 है। तो पहले 1872 में अपने 24 को काटेंगे, देखते हैं कट रहा है यहाँ नहीं कट रहा है, इसको देखेंगे तो अपने देखेंगे 1872 में पहले किसका भाग लगाएं, अपने 24 का भाग लगा के देखते हैं। 1872 में किसका भाग लगा के देखते हैं 24 का भाग लगाते हैं। तो इसमें भाग लेंगे तो 24 आता कितना होता है 168 होता है, इसमें घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ऊपर से उतारेंगे 2 और 24 8 कितना होता है 192, यानी कि इसको 24 से को इससे काटा तो अपने पास कितना आ गया 78 आ गया। आप देखते हैं 1320 में भी 24 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 1320 को काटेंगे 24 पे और 24 पांजा कितना होता है 120 होता है, 24 पांजा 120, 2 3 में से 2 जाएगा 1 ऊपर से उतारेंगे 0 और 24 पांजा 120, यानी कि इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के अपने पास कितना बचा 78 गुणा कितना बचा 55 बचा, यानी कि हम 78 को 55 से गुणा कर देंगे तो अपने पास किसकी संख्या आ जाएगी टाइलों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो गुणा करते हैं किसको किससे 78 को 55 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 78 को 55 से गुणा, 5 8 40 हासिल 4 5 7 35 और 4 39, यानी कि 0 9 और 3 0 9 9 और 3 12 3 और 1 4, यानी कि टोटल जो टाइलों की संख्याओं की न्यूनतम संख्याओं की जो आवश्यकता होगी वो कितनी होगी 4290, यानी कि 4290। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 18। हमने को लंबाई दे रखी थी चौड़ाई दे रखी, तो अपने इसका क्या निकाला HCF निकाला। जो इन दोनों का जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा, एक वर्गाकार टाइल की माप के बराबर होगा। उसकी माप कितनी आ गई 24 आ गई। तो यदि टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है तो अपने को बरामदे का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और बरामदे के क्षेत्र में यदि एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी टाइलों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 18 आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 19। तो आइए अपने करते हैं प्रश्न संख्या 19। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 19 में, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या कौन सी है अप्रिमेय संख्याएं। तो ऐसे सवाल अपने पीछे किए थे पिछली प्रश्नावली में, तो मैंने आपको तरीका भी बताया था किस तरह से इसको हल करते हैं। तो पहला इसमें देखा 5√2। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला कितना देखा है 5√2। इसको कौन सी संख्या सिद्ध करना है अपने को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, माना 5√2 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। तो ऐसे मैंने आपको कराया हुआ है, यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें अपने को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको उल्टा मान लेना है। उल्टा क्या होगा परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो उसको अपने भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 5√2 को मैंने बराबर कर लिया a बटा b, जहाँ a तथा b क्या है पूर्णांक है, a और b पूर्णांक, और b कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। तथा साथ ही साथ कौन सी संख्या है a तथा b सह अभाज्य संख्याएं। अब मैंने आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं, जिनमें जिन दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या उनका जो HCF हो या मैस है वो कितना हो 1 हो, वो कौन सा क्या होती है सहअभाज्य संख्या होती है। यानी कि 5√2 को मैंने क्या ले लिया a बटा b, और a और b के पूर्णांक, और b का भी क्या लिखता 0 नहीं हो सकता। अब मैं √2 की बात करूँ, √2 को क्या लिखता हूँ a बटा 5 b लिखता हूँ, यानी कि 5 इसके गुणा में तो इसके क्या चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो अब अपने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपने को पता है a और b क्या है पूर्णांक। अब लिखेंगे चूंकि a तथा b
ए तथा बी क्या है पूर्णांक। यदि ए और बी पूर्णांक है यानी कि ये भी पूर्णांक और ये 5 भी क्या पूर्णांक यानी कि नीचे भी क्या पूर्णांक ऊपर भी क्या पूर्णांक। यदि पूर्णांक बटा पूर्णांक होता तो वो कौन सी संख्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। यानी कि ए तथा बी पूर्णांक है, अतः ए बटा 5 भी एक कौन सी संख्या होगी, प्रीमिय संख्या होगी। यदि ये प्रीमिय संख्या है तो लिखेंगे समीकरण 1 से √2 भी एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रीमिय संख्या इसी का मान तो √2 यानी कि √2 को भी क्या होना चाहिए, एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। तो √2 को भी क्या होना चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या है, विरोधाभास है ना। विरोधाभास क्यों है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। ये आपने सिद्ध किया था पीछे, कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या। यदि √2 एक अप्रीमेय संख्या है तो अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है। यानी कि जो अपने माना वो गलत है। आपने क्या माना था, ये एक प्रीमिय संख्या, ये कह रहा है क्या है, गलत है। यदि ये गलत है तो सही क्या होगा, सही होगा अतः 5√2 एक कौन सी संख्या होगी, अप्रीमिय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अप्रीमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले मान लीजिए 5√2 कौन सी क्या, प्रीमिय संख्या। यदि ये प्रीमिय संख्या है तो इसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। यदि पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं तो √2 का मान मेरे पास कितना आएगा, a बटा 5 भी आएगा। यदि ए और बी पूर्णांक है तो यदि ये भी पूर्णांक है, नीचे भी संख्या पूर्णांक बन रही है, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक होती है, वो कौन संख्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होगी। यदि ये प्रीमिय संख्या है तो समीकरण इसका मान ही तो √2 है, √2 भी क्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 कौन संख्या है, प्रीमिय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या गलत है। आपने क्या माना था, गलत माना था। क्या माना था, प्रीमिय संख्या, तो सही क्या हो जाएगा, ये कौन संख्या है, अप्रीमिय संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं, करते हैं 2 नंबर 2/√7 वाला। अब देखो 2 नंबर अपन को क्या करना है, 2/√7। यानी कि इनको जो सवालों को करने का तरीका रहेगा वो अपने को पता है सेम ही रहेगा। तो अपने सबसे पहले मान लेंगे, मानना 2/√7 कौन संख्या है, एक प्रीमिय संख्या है। यदि 2/√7 एक प्रीमिय संख्या है तो 2/√7 को बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, a बटा b, a और b पूर्णांक और b कभी भी 0 नहीं हो सकता, तथा b कौन सी सहअभाज्य संख्या है। अब देखो, अब 1/√7 की बात करूँ, यदि ये 2 गुणा में तो इसके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब मैंने बताया था नीचे यदि रूट आता है तो इसको रूट को उठाने के लिए ऊपर नीचे अपने क्या करेंगे, रूट का गुणा करेंगे। यानी कि ऊपर भी √7 से गुणा करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, √7 से गुणा करेंगे। यदि ऐसा करेंगे, √7 को 1 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, √7 आएगा, और √7 को √7 से गुणा करेंगे तो मेरे पास 7 आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, a/2 भी आ जाएगा। और यहाँ से बात करें अपने, √7 बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 इसके भाग में गुणा में चला जाएगा, 7a बटा कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। अब अपने को पता है a तथा b पूर्णांक, यदि a और b पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, यानी कि ऊपर वाला टोटल पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक होते ही 7a बटा जो 2 भी है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, एक प्रीमिय संख्या हो जाएगी। यदि ये प्रीमिय संख्या है तो समीकरण 1 से √7 भी क्या होनी चाहिए, एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए। यदि √7 भी प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, क्योंकि अपने जानते हैं कि जो √7 है वो क्या एक अप्रीमिय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। यदि अपने क्या माना था, ये एक प्रीमिय संख्या, ये कह रहे हैं क्या गलत है, गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, 2/√7 कौन सी क्या हो जाएगी, एक अप्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं अपने 3 नंबर। तो आइए 3 नंबर में अपने देखते हैं कितना देर का अपने को, 3/2√5। तो सबसे पहले अपने मान लेंगे 3/2√5, यानी कि सबको लिखने का तरीका क्या रहेगा, लाइनें जो लिखनी है वो सेम ही रहेगी। तो सिर्फ चेंज क्या हो रही है, संख्या ही चेंज हो रही है। यानी कि मैं 3/2 क्या है, प्रीमिय संख्या। यदि ये एक प्रीमिय संख्या तो अपने 3/2√5 को बराबर क्या लिख लिया, a/b लिख लिया। अब यहाँ से देखूंगा मैं, जो मेरे पास 1/√5 का मान कितना आ जाएगा, अब ये 2 भाग में तो इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये 2a हो जाएगा, और ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। अब रूट को उठाना है तो ऊपर भी √5 से गुणा करूंगा, नीचे भी क्या करूंगा, √5 से गुणा करेंगे। अपने √5 को 1 से गुणा करेंगे तो √5 आएगा, और √5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर में कितना, 2a बटा में 3 भी आ जाएगा। अब इसको और हल करेंगे आगे तो √5 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 5 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10a आएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 3 भी आएगा। अब मेरे को पता है a तथा b पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक है, यानी कि ऊपर भी टोटल पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक होते ही कौन सी क्या हो जाएगी, 10a बटा
3b कौन से क्या हो जाएगी, प्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो समीकरण 1 से अपने क्या लिख देंगे, √5 भी क्या होनी चाहिए, एक प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, जो कि क्या विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि अपने जानते हैं कि जो √5 है कौन सी संख्या है, अप्रीमिय संख्या है। यदि ये अप्रीमिय संख्या है तो हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या माना था अपने, प्रीमिय संख्या, ये कह रहा है गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो 3/2√5 है वो कौन सी क्या हो जाएगी, अप्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो इन सबको जो करने का तरीका है वो सेम ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर। तो क्या कह रहा है 4 नंबर में अपने को सिद्ध करना है कि जो 4 + √2 वो कौन सा क्या है, प्रीमिय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपने मान लेंगे 4 + √2 कौन सा क्या है, प्रीमिय संख्या है। यदि 4 + √2 एक प्रीमिय संख्या है तो अपने इसको पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। a बटा b और b क्या है, पूर्णांक, और a तथा b कौन सी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो √2 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, a बटा b, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √2 बराबर इन दोनों से अगर मैं एलसीएम लूँ तो b आएगा, यहाँ पर a बचेगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक b में 1 का भाग लें तो b बार में जाएगा। तो 4 को b से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अपने को पता है a तथा b पूर्णांक है, a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक और b भी पूर्णांक। अब देखो ये एक पूर्णांक है, इसमें से एक पूर्णांक घटा रहे हैं। यदि किसी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया जाता तो क्या आता है, पूर्णांक आता है, यानी कि ऊपर वाला पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक। और मैंने आपको बताया पूर्णांक बटा पूर्णांक होते हैं वो कौन सी क्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। यानी कि लिख देंगे a - 4b बटा b कौन सी क्या होगी, एक प्रीमिय संख्या होगी। यदि ये प्रीमिय संख्या तो समीकरण 1 से क्या होनी चाहिए, √2 भी एक क्या होनी चाहिए, प्रीमिय संख्या होनी चाहिए, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि अपने जानते हैं कि √2 कौन सी क्या है, एक अप्रीमिय संख्या है। यदि एक अप्रीमिय संख्या है तो अपने हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या माना था अपने, प्रीमिय संख्या है, जो कह रहा है गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 + √2 कौन सा क्या है, एक अप्रीमिय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 19 आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 20। तो आइए अपने करते हैं फिर प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्न प्रीमिय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अपने को बताना है। पहला इसमें दे रखा है 34.1 2 3 4 और 5 दे रखा है। अब मेरे को पता है यदि अपने दशमलव को हटाते हैं बटा में क्या लगाते हैं, उतनी ही जीरो लगाते हैं, यानी कि 34 1 2 3 4 5। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5। तो नीचे शून्य भी कितने लगाएंगे, 5 लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5 लगाएंगे। यहाँ इसको और आगे हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने 34 1 2 3 4 5 बटा में क्या लिख सकता हूँ 10 की घात कितना लिख सकता हूँ 5 लिख सकते हैं अपने। या यूँ इसको आगे और हल करेंगे तो अपने क्या लिख सकते हैं 34 1 2 3 4 5 बटा में क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5 की घात कितना लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने क्या लिखेंगे इसको। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यदि x गुणा y की घात कुछ भी अपने को दे रखी है, लेट से m दे रखी है, तो ये क्या होता है x की घात m गुणा y की घात क्या होता है m होता है। यानी कि 2 गुणा 5 की घात 5 है, यानी कि 2 की घात भी 5 है, इसका मतलब 5 की घात भी क्या है 5, यानी कि 2 की घात भी 5 और 5 की घात भी कितना 5। तो अपने यहाँ से अपने क्या कह सकते हैं, यानी कि जो इसका हर है, इसका हर कैसा रूप का है 2 की घात और 5 की घात यानी कि रूप का है। तो यहाँ से अपने लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आता है दी गई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप पे किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या कैसी होती है, शांत होती है या अशांत होती है, शांत होती है। यानी कि जो ये संख्या दे रखी है वो कैसी दे रखी है, शांत दे रखी है। क्यों, क्योंकि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। तो ये आपने पूछा था जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड उसके बारे में अपने क्या कह सकते हैं, तो उसके अपने बारे में क्या कह सकते हैं कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड वो कैसे हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं करते हैं नंबर 2। तो अपने नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 अपने का क्या दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है बार। बार का क्या मतलब है, यानी कि ये वाली जो संख्या है इसके बाद भी इसका क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि इसकी क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपन लिख लेंगे, माना इस संख्या को इसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। x बराबर मैंने क्या मान लिया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बार लगा तो इसके बाद संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये संख्या आ रही है। इस समीकरण को मैंने क्या नाम दे दिया, 1 नंबर नाम दे दिया। तो ऐसा सवाल अपने किया हुआ है, ये दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद संख्या रिपीट हो रही है 9 के बाद रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ कौन संख्या से गुणा करेंगे 10 की घात 9 से गुणा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था यदि दशमलव के बाद 2 संख्याओं के बाद संख्या रिपीट होती है तो अपने 100 का गुणा करते हैं, यानी कि 10 की घात 2 का गुणा करते हैं। 3 संख्या के बाद रिपीट
रिपीट होती है तो 10 की घात 3 यानी कि 1000 का गुणा करते हैं। 4 संख्या के बाद रिपीट होती है दोनों तरफ 10 की घात 4 का गुणा करते हैं। अब 9 संख्याओं के बाद रिपीट हो रही है तो 10 की घात क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 की घात 9 का गुणा करने पर, यदि 10 की घात 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात 9 गुणा x लिखेंगे बराबर, ये कितना आ जाएगा 43, यानी 10 की घात 9 का गुणा करना, यानी कि ये दशमलव है वो 9 अंक क्या हो जाएगा इधर खिसक जाएगा। कैसे खिसक जाएगा, जैसे मैं कहूँ 2.346 को 100 से गुणा करना है, इसको 100 से यानी कि 10 की घात 2 से गुणा करना है, 10 की घात 2 से गुणा करना है तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा 234 पॉइंट क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, यानी कि जितनी जीरो हो जाएगी पॉइंट उतना ही खिसक जाएगा। अब 10 की घात 9 से है तो यानी कि दशमलव कितने हैं खिसक जाएगा 9 अंक खिसक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद भी संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। इसको समीकरण नंबर मैंने क्या दे दिया 2 दे दिया। अब क्या करते हैं अपने समीकरण नंबर 2 में से क्या घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर घटाने पर। यदि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10 की घात 9x माइनस में कितना 10 की घात 9x में से ax को मैंने घटा दिया। अब इसके में से इसको भी घटाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से घटाएंगे, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से घटाएंगे। तो ये कितना है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस तरह से चलता जा रहा है। इसमें से घटाना तो क्या घटाएंगे माइनस करेंगे कितना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से घटाएंगे। हम देखो 10 की घात 9x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, इतना x बचेगा बराबर। देखो अब देखो दशमलव के बाद इधर संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 9, इस तरह से चलिए इधर भी देखेंगे दशमलव के बाद वही की वही संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि दशमलव के इधर वाली संख्या दोनों में सेम है तो सेम में से सेम संख्या घटाती तो कितना आ जाएगा 0 बचेगा, यानी कि दशमलव के इधर कितना बचेगा अपने पास 0 बचेगा। अब इसमें से अपने को 43 घटाना है तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बाकी सेम का सेम आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4, और दशमलव के बाद क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। इसके बाद दशमलव का 0 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से अगर मैं x का मान पूछूं मेरे पास x का मान कितना आ जाएगा कि 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब ये इसके गुणा में तो इसके क्या चली जाएगी भाग में चली जाएगी 9, इस तरह से। अब देखो जो इसका हर है क्या इसको अपने 2 गुणा 5 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो लिख देंगे अतः दी गई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे नहीं है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है। तो ये अपने को बताना था इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, और इसमें क्या था 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के थे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यदि किसी संख्या के 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के जो हर के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते तो वो कौन सा क्या होती है अशांत होती है। तो ये अपने पढ़ी क्या है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी, और ये वाली कौन सी है शांत। इसके तो हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, और इसके जो अभाज्य गुणनखंड है हर के 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 20। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो जो अपनी प्रश्नावली 2 की जो विविध प्रश्नावली थी तो वो यहाँ पर क्या होती है समाप्त होती है। तो आज जो अपनी जो प्रश्नावली 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपने प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो अगली क्लास में अपने मिलते हैं जिसमें अपने प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।